हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, कल जो हम क्लास शुरू किए थे वो थी संवैधानिक क्लास, और आज उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने जाना था संविधान के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। हमने कल इसका एक खाका तैयार किया था, यानी कि एक फ्रेम तैयार किया था। कल हमने बताया था किस प्रकार से हमको संविधान पढ़ना है। एक फ्रेम तैयार किया था, इसका एक ड्राफ्ट एक प्रकार से कह सकते हैं। जो इसका ड्राफ्ट है वो बनाया था। और आज इसमें हम जानेंगे संविधान के जो अन्य कड़ी हैं उन्हें भी देखेंगे। तो कैबिनेट मिशन के बारे में हमने पढ़ा था कल की क्लास में। कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन के बारे में हमने पढ़ा था, तो यहाँ तक हमने देख लिया था ये। तो उसे हम जानेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। तो कैबिनेट मिशन आता है और दिल्ली पहुँचता है 24 मार्च 1946 को। इसकी जो रिपोर्ट पेश की होती है वो कब होती है, तो वो होती है 16 मई को। 16 मई 1946 को ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है, और इसमें इस रिपोर्ट में बताता है कैबिनेट मिशन संविधान सभा के बारे में, और अंतरिम जो सरकार है उसका सुझाव देता है। कैबिनेट मिशन जो बताता है कि सही एक संविधान सभा बनाई जाए और उससे पहले और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, ठीक है, इसके बारे में बताता है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम भी आपके लिए इसी तरह वीडियो लाते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा। तो ये संविधान सभा क्या थी, कैसे बनी, उसके बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं संविधान सभा कुल सदस्यों की संख्या समय 389 थी, जो कि 10 लाख पर एक थी, यानी कि 10 लाख पर एक व्यक्ति था। और संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, यानी इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं। और प्रांतीय संविधान या प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था, ठीक है ना। इसमें हम देख रहे हैं कितनी सीटें थी, तो आप बताओगे 389 सीटें थी। और इनमें से 292 सीटें किसकी हैं, तो ब्रिटिश प्रांत के अधीन हैं ये। 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत के अधीन, और इनमें से जो 4 सीटें थी वो कमिश्नरी सीटें थी, जैसे अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ABCD करके आप याद रख सकते हैं। और इसमें जो 93 सीटें थी, 93 सीटें, ये देसी रियासतों से थीं, जहाँ पर राजा और रजवाड़ों ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा था, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, और वर्ग के आधार पर अगर सीटों की बात करें कितना कितना परसेंटेज रहा है इसमें, तो महिलाएं 15 और SC 26 और ST 33%, ठीक है ना। तो ये सीटों का बंटवारा था। संविधान सभा जो 296 सीटें निर्वाचित थी संविधान सभा की। हमने अभी देखा जो ब्रिटिश प्रांत की जो सीटें थी ये डायरेक्टली निर्वाचित सीटें थी, यहाँ पर चुनाव होने थे चुनाव के माध्यम से, यहाँ भी, ठीक है। और जो 93 सीटें थी ये कैसी थी, तो ये चुनकर, यानी कि राजा रजवाड़ों ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर अपने खास व्यक्तियों को भेजा था 93 सीटों के अंदर, ठीक है। और संविधान सभा की जो 296 सीटों की बात चल रही है, तो वो कैसी थी, निर्वाचित थी। और वहीं 93 सीटें कैसी हैं, तो अभी हमने बताया। तो राजा रजवाड़ों के माध्यम से कैसी सीटें थी, ये मनोनीत सीटें थी, ठीक है ना। देसी रियासतों से ये सीटें थी। संविधान सभा में 5 महिलाएं उत्तर प्रदेश से थी, ये खास बात है और नोट करने वाली भी। संविधान सभा में कितनी महिलाएं, 5 महिलाएं यूपी से थी। और संविधान सभा में सर्वाधिक महिलाएं की बात की जाए तो वो भी यूपी से ही थी, ठीक है ना। सर्वाधिक महिलाएं भी कहाँ से थी, तो यूपी से। और कौन कौन सी वो महिला हैं उन्हें आप ध्यान रख सकते हैं। सर्वाधिक महिला कहाँ से हैं, यूपी से। तो यूपी में कुल कितनी महिलाएं हैं, तो आप बताओगे 5 महिलाएं। सुचेता कृपलानी और पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, विजयलक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी, ये भी यूपी से थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, और ये है देसी रियासतों से जो कौन कौन सी महिला आई हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एक त्रावणकोर जो रियासत थी वहाँ से एनी मस्करीनी नाम की एक महिला थी। एकमात्र ऐसी महिला की बात की जाए तो वो है दाक्षायणी, जो कि दक्षिण भारत से थी, यानी मद्रास से, ठीक है ना।
संविधान सभा में अगर जनरल की बात की जाए तो जनरल सीटें थी 213, महिलाओं और मुस्लिमों के लिए 79 सीटें थी, वहीं सिखों के लिए 4 सीटें और महिलाएं इसमें 15 सीटों पर थी, SC 26 सीटें और 33 सीटें ST के लिए थी। ठीक है। चुनाव का परिणाम क्या होता है जब चुनाव होता है तो उसमें यानी कि 296, तो अभी हमने बताया 4 कमिश्नरी प्रांत और 292 जो ब्रिटिश प्रांत थे, टोटली यानी 296 सीटों पर क्या होता है चुनाव होता है। कितने सीटों पर होता है तो 296 सीटों पर। तो आप बताओगे 296 सीटों पर, इसमें से 292 प्लस 4 कौन सी, तो ये कमिश्नरी हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और 292 ब्रिटिश प्रांत के अधीन हैं, और ये 93 सीटें थीं, तो ये मनोनीत सीटें थीं, राजा रजवाड़े देसी रियासतें थीं, उनके माध्यम से यहाँ पर मनोनीत कर व्यक्ति भेजे गए थे। और 292 2 प्लस 4 यानी 296 सीटों पर चुनाव होता है। इन चुनावों का जो परिणाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं तो वो आती हैं कांग्रेस की 208 सीटें थी, और मुस्लिम लीग की सीटें 73 थी, साम्यवादी दल की 1 सीट है, यूनिस्ट जो पार्टी थी उसकी 1 सीट है, कृषक प्रजा पार्टी की सीटें 1 थी, मुस्लिम पार्टी एक अलग से, एक मुस्लिम लीग है और एक मुस्लिम पार्टी है, इसकी सीटें 1 थी और मुस्लिम लीग की सीटें 73 थी। SC की बात करें यानी अनुसूचित पार्टी की बात करें तो इसकी सीटें 1 थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इसकी सीटें 1 थी और सिख की सीटें भी 1 आई थी। वहीं निर्दलीय टोटल जो निर्दलीय थे वो 8 आए थे, ठीक है ना। तो 8 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। इसके बाद अगर देखें तो 296 सीटों में सबसे ज़्यादा जो बहुमत है वो किसका है तो आप बताओगे, यानी कांग्रेस पार्टी का 208 सीटों पर, और 296 में से 208 कांग्रेस पार्टी के। और मुस्लिम लीग की कितनी है तो 73, अन्य पार्टी की में कितनी है 60 सीटें, और इसके बाद में 8 सीटों पर निर्दलीय थे। तो इस हिसाब से ये संविधान सभा बनी। उस संविधान सभा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए उस संविधान सभा में तो सबसे ज़्यादा यानी कांग्रेस सीटें लेकर आई है, यानी कांग्रेस की संविधान सभा बन रही है, ठीक है ना। तो इसी बात पर यानी सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की थी, तो इसको मद्देनजर रखते हुए ग्रैनविल ऑस्टिन नाम के जो उस समय एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है। ये जो कोट है ना, ये इस बात को आप नोट करना, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है, ये कथन है जो कहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो उन्होंने कहा था कांग्रेस इज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज कांग्रेस, यानी कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कथन किसका है तो आप बताओ, ग्रैनविल ऑस्टिन नाम के जो व्यक्ति थे उनका ये कथन है। विभाजन के बाद में जब देश का बंटवारा हो जाता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, और विभाजन के बाद में भारत की संविधान सभा में कितनी सीटें रह जाती हैं तो आप बताओ 299 सीटें रह जाती हैं, ठीक है। बाकी सीटें कहाँ चली जाती हैं तो पाकिस्तान में, ठीक है। एकमात्र साम्यवादी नेता कौन थे तो आप बताओ, जो सोमनाथ लाहिड़ी नाम के जो व्यक्ति थे वो एकमात्र साम्यवादी नेता थे। संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता की बात करें तो PH मोदी नाम के जो व्यक्ति हैं वो पारसी थे। अंतरिम सरकार का जो गठन होता है वो होता है 2 सितंबर 1946 को होता है। इसके अध्यक्ष थे वायसराय बेवेल और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस सरकार में 15 मंत्रियों का मंत्रिमंडल था। कितने मंत्रियों का तो आप बताओगे 15 मंत्रियों का मंत्रिमंडल था, ठीक है दोस्तों। और जो संविधान सभा की जो बैठक होती है इसके बाद में जब बैठक स्टार्ट होती है सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की जब बैठक होती है वो कब स्टार्ट होती है तो आप बताओ 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक स्टार्ट होती है। और इस बैठक में और कहाँ पर इसका आयोजन होता है तो आप बताओगे, इसकी जो संविधान सभा की जो बैठक है वो दिल्ली के अंदर होती है सेंट्रल हॉल में। किस जगह पर तो सेंट्रल हॉल में यानी केंद्रीय सभा में। और कितने बजे होती है तो ये होती है 11 बजे सुबह के, ठीक है। और 207 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। कितने लोगों ने 207 सदस्यों ने, यानी कि कह सकते हैं लगभग कांग्रेस, ठीक है। और अध्यक्षता की थी तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, क्योंकि पहली बैठक थी। और ऐसा माना जाता है जो यानी कि जो अध्यक्षता जो की थी वो
सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि एक बुजुर्ग थे, ठीक है। यानी कि जैसे कि पुराने समय में अभी भी होता है, गाँव में आप देखोगे तो जब पंचायत लगाई जाती है तो वहाँ पर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको मेट बनाया जाता है, पंच बनाया जाता है, तो वो निर्णय देते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर जो पुरानी परंपराओं को देखते हुए तो अध्यक्ष जो बनाए थे, तो अध्यक्षता किसने की थी, तो सबसे ज़्यादा मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति थे तो वहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि केवल एक निर्णय के तौर पर लिया गया था, ठीक है, कि कोई ना कोई इसकी अध्यक्षता की करेगा ही करेगा। इसके बाद में जब दूसरी जो बैठक होती है वो होती है 10 दिसंबर को, परंतु ये खास नहीं है क्योंकि इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया जाता है। और जो दूसरी बैठक जो मानी जाती है, वो कब मानी जाती है, तो 11 दिसंबर 1946 को। किताब में ये दिया होता है कि 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। इससे पहले 10 तारीख को भी होती है, परंतु उसका कोई महत्व नहीं होता है और कुछ होता नहीं है उसमें, तो इसलिए उस बैठक को खारिज कर देते हैं। और उसके बाद में जो अगली बैठक होती है उसे दूसरी बैठक मानते हैं, और ये भी दिल्ली में होती है, वहीं होती है सेंट्रल हॉल में। कितने बजे होगी, तो 11 बजे होगी, ठीक है। इसमें जो परमानेंट अध्यक्ष आते हैं तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इनको चुन लिया जाता है, परमानेंट बना दिया जाता है। और उपाध्यक्ष थे कौन थे, तो उपाध्यक्ष इसमें 2 थे, यानी कि एक थे मनोनीत फ्रैंक एंथोनी और दूसरे थे निर्वाचित, यानी कि इनका इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के माध्यम से आए थे। इनका नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है ना, HC मुखर्जी। और फ्रैंक एंथोनी जो थे वो एक मनोनीत थे, केवल इनको मनोनयन किया था, ठीक है। संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो बनाए गए थे BN राव को, ठीक है। किसको, BN राव, यानी बेनेगल नरसिंह राव। कभी कभी नाम पूरा पूछ लिया जाता है, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पूरा नाम क्या है BN राव का, तो आप बताओगे बेनेगल नरसिंह राव। ये एक सिविल सेवक थे, इन्हें अच्छी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तो यानी कि उस समय केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे संविधान सभा में ठीक ठाक रूप से यानी पढ़े लिखे और कानून के अच्छे ज्ञाता थे। तो उनमें से पहले नंबर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर और बेनेगल राव, ठीक है। तो ये दोनों व्यक्ति थे, इन्हीं को सबसे ज़्यादा नॉलेज थी, तो इसलिए संविधान के जो सलाहकार थे उन्हें BN राव को चुना गया था, ठीक है। क्योंकि ये एक सिविल सेवक भी थे और इन्हें उस समय नॉलेज भी बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। इसके बाद जब अगली जो बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को होती है, इसमें 29 प्रस्ताव दिया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव रिलीज, ठीक है। और किसके माध्यम से, जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से 29 प्रस्ताव पेश होता है। इसमें 8 पॉइंट थे और संविधान इसमें कैसे कैसे पॉइंट थे, तो उसमें लिखा था संविधान कैसा होगा, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, गणतंत्र होगा, मौलिक अधिकार होंगे, संसदीय व्यवस्था होगी, अन्य अन्य बातें इसमें दी गई थी, ठीक है। इसके बाद में 22 जनवरी 1947 के दिन ये 29 प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और फिर संविधान सभा की जो समितियां हैं उन पर काम चलता है। जब 29 प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद में अब संविधान में जो समितियां बनाई गई थी तो सभी समितियों को अलग अलग काम दिए गए थे, और जो भी समितियां बनाई गई थी उसके अलग अलग उनकी थीम भी थी, उनका काम था, ठीक है, उनको वो काम पूरा करने थे, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण और अहम जो वो समिति थी उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। तो सबसे मुख्य अगर समिति की बात करें तो वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति है, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है। और इनके अलावा यानी कि टोटल कुल सदस्यों की बात की जाए तो 7 सदस्य थे, और डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में कितने सदस्य और थे, तो आप बताओ 6 सदस्य इसमें और भी थे। इस समिति का जो गठन होता है वो होता है 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, डेट ध्यान रखनी है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। और अध्यक्षता किसकी होती है इसमें, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा भी अन्य सदस्य थे, उनके बारे में जान लीजिए कौन कौन से थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर पहले नंबर पर, ठीक है, ये तो अध्यक्ष हैं। इनके बाद में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। और सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान, ठीक है। तो ये थे, ये 7 व्यक्ति थे कुल मिलाकर, ठीक है। तो BL मित्र की को तो BL मित्र त्याग पत्र दे देते हैं इस समिति से, तो इनकी जगह पर फिर दूसरे व्यक्ति आ जाते हैं, वो हैं N माधव राव। कौन है, N माधव राव आ जाते हैं।
और डीपी खेतान की उस समय मृत्यु हो जाती है, तो इनकी जगह पर फिर आ जाते हैं टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। और जो सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति थे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी में एकमात्र मुस्लिम नेता कौन थे, एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे, तो आप बताओगे सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। तो ये थे। और बाकी सभी को याद करने की एक महत्वपूर्ण ट्रिक ये भी है कि अम्बेडकर को तो सभी जानते, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनका नाम हर व्यक्ति की जुबां पर है, ठीक है, तो इनका नाम तो सभी जानते हैं। इसके बाद में आपको एकमात्र जो मुस्लिम नेता थे उनका नाम याद रखना, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। उसके बाद में हमने जो कोई भी व्यक्ति के ऑप्शन दिए हों तो आप इस प्रकार से गैस कर सकते हैं। हर एक में कृष्ण के बारे में दिया गया, यहाँ पर कृष्णा लिखा है, यहाँ पर गोपाल, ये भी कृष्ण का पर्यायवाची है, कृष्ण को गोपाल कहते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, KM मुंशी, ठीक है, यहाँ भी कन्हैयालाल कृष्ण का ही वो है पर्यायवाची, कृष्ण को ही बोलते हैं। यहाँ माधव राव, ये भी माधव कृष्ण को बोलते हैं। यहाँ क्या है, कृष्णामाचारी, यानी कि यहाँ भी कृष्णा है, ठीक है। कुल मिलाकर ये है कि अध्यक्ष कौन है, अम्बेडकर, अम्बेडकर के साथ में और कौन है, तो आप बताओगे अम्बेडकर के साथ में सभी कृष्ण हैं, कौन है, तो एक मोहम्मद सादुल्ला, और उसके बाद अब मोहम्मद सादुल्ला और अम्बेडकर के बाद में बाकी सभी कौन है, तो कृष्ण ही है, ठीक है ना। हर जगह कौन है, कन्हैया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कृष्ण के ही पर्यायवाची शब्द आपको देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अगली जो समिति है वो है संघ संविधान समिति, और मैंने आपको बताया जो सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी, तो प्रारूप समिति थी। इसका मुख्य काम क्या था, तो एक खाका तैयार करना, एक प्रकार का ड्राफ्ट तैयार करना संविधान का, संविधान कैसा हो, किस प्रकार से बनेगा, वो मेन चीज़ थी, इसकी नींव तैयार करना, ठीक है ना, संविधान की। और इसके बाद नेक्स्ट है वो है संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और एक और है संघ विषय समिति, ठीक है, यूनियन सब्जेक्ट कमेटी। इन दोनों के जो वो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान, यानी यहाँ पर देखो ये क्या है, संघ, ठीक है, यानी यूनियन की बात चल रही है, और PM जवाहरलाल नेहरू कौन बनते हैं, तो PM यानी केंद्र की बात चल रही है, ठीक है, केंद्र में बैठते हैं, तो इस हिसाब से आप ध्यान रखना है, ठीक है। प्रांत विषय समिति थी, यानी प्रांत यानी कि राज्य, प्रांत का मतलब क्या होता है, राज्य, और राज्यों को जोड़ना, राज्य के जितने भी विषय थे वो सरदार पटेल को सौंप दिए गए थे, और सरदार पटेल का क्या काम था कि सभी प्रांतों को एक करना, ठीक है, इनका काम क्या था, तो प्रांतों को, जितने भी प्रांत थे उन सभी प्रांतों को एक करना, सभी प्रांतों को जोड़ना, ठीक है, ये इनका काम था। तो इस हिसाब से आप गैस कर सकते हैं। तो प्रांत यहाँ पर लिखा है, तो प्रांत विषय की जो समिति है वो सरदार पटेल से। जहाँ संघ लिखा है, संघ विषय संघ संविधान समिति, तो उसके अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। संघ यानी केंद्र की बात चल रही है, यूनियन की बात चल रही है, और वहाँ पर PM कौन बनते हैं, तो केंद्र में जो बैठता है, ठीक है, यानी जवाहरलाल नेहरू की बात चल रही है, ठीक है। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकारों का जो समिति है वो भी सरदार पटेल की है, ठीक है, मौलिक अधिकार समिति ये भी सरदार पटेल की है। मौलिक अधिकार उप समिति बनाई जाती है, ये JV कृपलानी है इसके अध्यक्ष, और क्योंकि ये उप समिति है, इसी समिति की ये उप समिति है, ठीक है ना। अल्पसंख्यक समिति की बात कही है, तो अल्पसंख्यकों के हितों की बात चल रही है, तो ये भी इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। उप अल्पसंख्यक की बात की जाए तो इसकी जो उप है, ठीक है, उप अल्पसंख्यक तो HC मुखर्जी, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रक्रिया नियमन जो समिति है, प्रक्रिया कैसी होगी, संचालन कैसे किया जाएगा, यानी कि एक प्रकार से जो अध्यक्षता की बात चल रही है, यानी कि जो मेन काम क्या है, प्रक्रिया कैसी होगी, या नियमन करना, संचालन करना, ठीक है, उन सभी को देख रेख करना, तो यानी मेन काम किसका है, तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, तो ये अध्यक्ष थे इसके संविधान सभा के, ठीक है, और वही इन्हीं प्रक्रिया नियमन समिति संचालन समिति के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके बाद में सदन समिति की बात की है, सदन समिति, तो ये कांग्रेस नेता थे, इनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, सदन समिति के अध्यक्ष थे। और झंडा समिति की बात की है, तो झंडा समिति, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। कार्य संबंध समिति की बात की है, तो कार्य संबंध, कार्य से मतलब K फॉर कार्य, K फॉर KM मुंशी, ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। कार्य संबंध समिति यानी KM मुंशी, ठीक है। झंडा समिति यानी कि झंडा समिति की आप याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान के वाचन की बात की जाए तो संविधान के वाचन मुख्य 3 रूप से देख सकते हैं इसे, यानी कि सबसे छोटा और सबसे लंबा, और अंतिम जो वाचन है उसे देख सकते हैं, तो 3 बार होता है।
तो पहला है ये 4 नवंबर 1948 को स्टार्ट होता है और 9 नवंबर 1948 तक चलता है। ये सबसे छोटा वाचन है। ये कैसा है? ये सबसे छोटा वाचन है, सबसे छोटी यानी कि शॉर्टेस्ट रीडिंग है, ठीक है। तो संविधान का जो वाचन होता है तो यानी रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये सबसे छोटा है। और इसके बाद में 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। ये 11 महीनों का, लगभग 11 महीनों का ये सबसे लंबा वाचन है। सबसे यानी सब संविधान पर सबसे लंबी जो बहस है वो इसी में देखी गई है, ठीक है ना। और चर्चाएँ जो मिलती हैं 11 महीने तक लगातार, तो वो इसी में है, ठीक है। सबसे लंबा रीडिंग है ये संविधान के बारे में, ठीक है। तो सबसे लंबा वाचन है। और इसके बाद में 14 नवंबर 1949 से और 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है, ये अंतिम वाचन होता है, लास्ट रीडिंग होती है संविधान की, ठीक है। और फिर उसके बाद में 26 तारीख तक चलती है, 26 नवंबर 1949 तक। और उसके बाद में फिर संविधानों को स्वीकार कर लिया जाता है, अंगीकार कर लिया जाता है, ठीक है। जब संविधानों को अंगीकार कर लिया जाता है इसी समय पर, ठीक है, 26 नवंबर को। और लास्ट रीडिंग होती है 26 तारीख को, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखेंगे। तो 3 वाचन होते हैं मुख्यतः। तो तीनों वाचनों में जो सबसे लंबा वाचन है वो होता है दूसरा, ठीक है, जिसमें आप 15 नवंबर से स्टार्ट होता है, 15 नवंबर 1948 से और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है, 11 महीने तक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पहला जो वाचन है वो सबसे छोटा है और 4 नवंबर 1948 से और 9 नवंबर 1948 तक चलता है, ठीक है। इसके बाद में जो लास्ट है वो है 14 नवंबर 1949 से और 26 नवंबर 1949 तक। ये लास्ट वाचन है, इसे आप ध्यान रखना। 26 तारीख को संविधान अंगीकृत हो जाता है, ठीक है, अंतिम रूप से यानी कि स्वीकार हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो संविधान को जो अपनाया जाता है वो कब अपनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट पेज पर 26 नवंबर 1949 को अंतिम वाचन होता है, लास्ट रीडिंग होती है और संविधानों को इसी समय स्वीकार कर लिया जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा वार्तालाप होते हैं, बहुत चीज़ें उठाई जाती हैं, बहुत चीज़ें लगाई जाती हैं नए सिरे से, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बहस होती है, उसके बाद में तब फिल्टर होकर हमारा संविधान आता है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 की अगर बात की जाए, 24 जनवरी 1950 की यानी 2 दिन पहले, तो यानी कि गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गीत बोलते हैं, नेशनल एंथम, जन गण मन, ठीक है, सॉरी, जो वंदे मातरम है, यानी कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसे स्वीकार किया जाता है। और जो राष्ट्रगान है राष्ट्रगान, ठीक है, देखो यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये इंग्लिश वाला सिस्टम यहाँ पर होता है और ये यहाँ होता है। नेशनल एंथम यानी जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गान या राष्ट्र बात है, ठीक है, जो राष्ट्रगान है, और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और अंतिम जो बैठक है वो भी इसी समय होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो 24 जनवरी वाली वो जो बात है उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है और क्यों जरूरी है। इसी समय 24 तारीख को राष्ट्रीय गीत अपनाया जाता है, राष्ट्रगान भी इसी समय अपनाया जाता है। राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी भी शपथ होती है। और अंतिम जो बैठक थी, लास्ट सीटिंग, वो भी 24 तारीख को होती है। उसके बाद उससे पहले यानी कि 2 जुलाई 1947 की अगर बात की जाए तो झंडा स्वीकार कर लिया जाता है 2 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान है अपना पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। पूरा का पूरा संविधान 365 के अनुच्छेद जो है वो पूरी तरह से लागू हो जाते हैं। 26 नवंबर 1949 की अगर बात किया तो यहाँ पर इस समय आंशिक रूप से संविधान को लागू किया जाता है, ठीक है, यानी कि पार्शली, ठीक है, लागू किया जाता है। इसमें 16 आर्टिकल लागू होते हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93, 94, ठीक है। ये जो आर्टिकल हैं ये उस समय लागू किए जाते हैं, 16 आर्टिकल हैं। अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान बनने में कुल समय कितना लगा था, तो आप बताओगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, यानी कि कब से कब तक, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक का ये समय है। कुल पैसे की बात की कितना खर्च होता है, तो लगभग 64 लाख रुपए खर्च होता है। और अगर मतलब फिक्स पूछा जाए कि कितना एक्यूरेट एकदम है, तो 63,96,729 रुपया खर्च होते हैं।
9 दिसंबर 1946 से 26 जनवरी 1950 तक का अगर समय देखें तो इसमें कितना समय होता है संविधान में, तो 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन, ठीक है। पूर्ण रूप से लागू होता है तब तक का अगर समय देखें तो कितना होता है, तो 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन का समय लगता है संविधान में, ठीक है। और जो संविधान को अंगीकृत किया जाता है 26 नवंबर को, तब तक अगर समय देखें तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और जब पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान को बनने में, संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने तक कितना समय लगा संविधान को यानी कि बनने में, ठीक है। तो आप बताओगे ये वाला, ठीक है ना, कौन सा बताओगे, तो इस समय आप बताओगे ये समय, ठीक है, यानी कि 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन, ठीक है। और जो 9 दिसंबर 1946 से और जो संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 तक, तब तक जो समय लगा था तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे कुल संविधान को बनाने में, ठीक है। और अगर ऐसा पूछा जाए कि पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, तब तक के जो समय है वो 3 वर्ष हो जाते हैं और 1 महीना 16 दिन। और इसमें अगर बात की जाए संविधान में जो कितने शब्द थे, तो शब्दों की अगर बात की जाए तो संविधान में जो शब्द थे, तो शब्दों की अगर बात की जाए तो इसमें थे 1,17,369, ठीक है, इतने शब्द थे, ठीक ना। मूल रूप से संविधान जो लिखा गया था वो हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया था। हिंदी और इंग्लिश में इसकी जो स्क्रिप्ट है वो हिंदी और इंग्लिश में, और हाथों से लिखा गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, हिंदी इंग्लिश में। भारत के संविधान को हाथ से लिखा है, कैसे, हैंड रिटन, ठीक है, जैसे आप नोट्स बनाते हैं हाथों से, सेम वैसे ही, ठीक है ना। तो और लिखने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, और ये शांति निकेतन में पढ़े हुए थे, किसमें, शांति निकेतन में, और बिहार के हैं। और ये 6 महीना लेते हैं पूरे संविधानों को लिखने में, मात्र 6 महीने में संविधानों को हाथों से यानी कि लिख देते हैं। और बनने में संविधान को कितना लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और जब संविधान को लिखने की बात आए तो कितने दिन में लिख गया था, तो 6 महीने में, ठीक है। किन के माध्यम से, प्रेम बिहारी नारायण राययादा, ठीक है। सजावट की बात की जाए तो सजावट कौन करता है, तो सजावट नंदलाल बोस जी करते हैं। आपने देखा वो संविधान के जो हर पेज पर, ठीक है, किसी न किसी की मूर्ति, किसी न किसी का जो चित्र देखने मिलता है। और उस पर जो ऊपर जो संविधान का जो मेन पेज है, यानी कि मेन जो फट्टा है उसका ऊपर उसकी जो सजावट है वो भी कौन करता है, तो नंदलाल बोस जी करते हैं और उनके साथी, ठीक है। इसमें अगर हम प्रेम बिहारी नारायण राय यादव की बात किया तो इन्होंने लिखने का कोई चार्ज नहीं किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। शर्त बस ये थी इनकी, केवल इनके जो हर पेज पर केवल नाम होना चाहिए, ठीक है। तो सोचो, केवल इन्होंने केवल एक ही शर्त रखी थी, इनके हर पेज पर क्या हो, नाम हो। इनका हर पेज पर नाम है, क्या नाम लिखा है, तो आप बताओ, प्रेम नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है, तो प्रेम, ठीक है ना। और लास्ट पेज में इनके दादाजी का नाम है जो कि रामदास है, अंतिम पेज पर, ठीक है। इन्होंने लिखने का कोई पैसा नहीं दिया था, ये बात ध्यान रखनी है। संविधान में कुल पेज कितने, तो 251 पेज हैं, कितने हैं, 251 टोटल पेज हैं। और वजन कितना, तो 3.75 kg, ठीक है, यानी 4.25 किलोग्राम, कितना है, 4.25 किलोग्राम इसका वजन है। और मैंने आपको बता दिए थे इसमें कुल शब्द कितने हैं, तो 1,17,369, ठीक है ना, मूल संविधान में। इसके बाद देखते हैं और नेक्स्ट ये क्या है संविधान के बारे में। तो हमने कल बताया था संविधान के बारे में, जो संविधान की जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और किस आधार पर हम बताते हैं, तो बताया था कि यानी कैसे हम तुलना करते हैं संविधान बड़ा है छोटा है। तो उसका जो मानक है वो है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल के आधार पर हम बताते हैं संविधान बड़ा होता है या छोटा होता है। और संविधान जो अपना भारत का संविधान है उसमें 395 कितने 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और वहीं यूएसए के संविधान में मात्र 7 आर्टिकल हैं और कनाडा के संविधान में 147 आर्टिकल हैं। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं अपना संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और कठोर भी है इसमें, क्योंकि इसमें कठोरता के जो नियम हैं वो अमेरिका से लिए गए, और लचीला भी है क्योंकि इसमें ब्रिटेन का संविधान का मिश्रण है और अन्य जो संविधान है लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। तो वहाँ से इसमें कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट किया गया है, ठीक है ना। अच्छी अच्छी बातें थी वो ली गई हैं। तो इसलिए अपना जो संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। संविधान की अगर बात करें, संविधान एक लीगल किताब है जिसमें कितने भाग हैं,
भाग और अनुसूचियाँ हैं, तो आप बताओ 22 भाग 8 अनुसूची और 395 आर्टिकल ये पहले थे यानी मूल संविधान में। और अब की बात की जाए वर्तमान में कितने हैं, 25 भाग हो चुके हैं लगभग, और 12 अनुसूचियाँ हैं और 448 प्लस इसमें इसमें आर्टिकल हैं, ठीक है ना। संविधान की जो विशेषता है, फीचर्स हैं, अगर संविधान के फीचर्स की बात की जाए तो इसमें क्या क्या दिया गया है तो वो आप देखोगे। एक तो सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व में, हमने लिखने को स्टार्टिंग किया था, हमने इतना लिखा कि वो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है जो पूरे विश्व में किसी देश की नहीं, ठीक है। गणराज्य व्यवस्था है, ठीक है, यानी कि यहाँ का जो राजा है वो वंशानुगत नहीं है, वो कैसा है, बाई इलेक्टरल है, यानी कि चुनकर जाता है, चुनाव होता है उसका, ठीक है। संसदीय प्रकार की व्यवस्था है, इसमें लोकसभा और क्या है इसमें, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है। संसदीय प्रकार की व्यवस्था है जिसमें संसद के अंदर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। वहीं और बात करें इसमें संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है, यानी कि जैसे कनाडा का सिस्टम है संघीय व्यवस्था वाला है, तो वैसी व्यवस्था अपने भारत की है, यानी कि जो राज्य हैं भारत में 28 राज्य, ठीक है, और 8 यूटी, ये सभी से मिलकर क्या है अपना भारत बना है। और ये कभी चाहे तो अलग नहीं हो सकते, ठीक है ना। भारत में एक बार जो राज्य मिल गया वो अपनी इच्छा से कभी भी अलग नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, ठीक है, परमानेंटली एकदम चिपक गया, ठीक है, उसके बाद कभी भी अलग नहीं हो सकता। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण है, ठीक है, यानी कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि जैसे आप कह सकते हैं राज्यों में भी चुनाव होते हैं, केंद्र में भी चुनाव होते हैं, तो यानी सभी जगह कैसा है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, कोई वैसा सिस्टम नहीं है जो गणराज्य जैसे कि गणराज्य में होता है, ठीक है। यानी कि शक्तियाँ इसकी बटी हुई हैं कि राज्यों के पास अपनी शक्ति है और केंद्र के पास में अपनी शक्ति है, और परंतु केंद्र के पास में शक्तियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है, राज्य की अपेक्षा। प्रस्तावना की बात कर लेते हैं, और प्रस्तावना में जो भाषा है, विचार है और आधार है, तो इसकी बात करें तो जो प्रस्तावना का आधार क्या है, तो आप बताओगे आधार इसका उद्देश्य प्रस्ताव था जो नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विचार की बात की जाए इसमें थॉट कहाँ से लिए गए, तो प्रस्तावना में जो विचार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। और अगर भाषा की बात की, जैसे बोलते हैं हम भारत के लोग, ठीक है ना, जो इसमें जो भाषा है तो वो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी भाषा ली गई है, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, एक प्रकार का परिचय पत्र है, क्या है, संविधान का परिचय पत्र कह सकते हैं, यानी परिचय है। और ठाकुरदास जो है वो बताते हैं प्रस्तावनाओं को संविधान की आत्मा बताते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, कौन बताते हैं, तो ठाकुरदास बताते हैं। और वहीं के.एम. मुंशी प्रस्तावनाओं को राजनीतिक जन्म पत्र बताते हैं, राजनीतिक जन्म पत्री, ठीक है। वहीं N.A. जो पालकी वाला है वो बताते हैं संविधान का परिचय पत्र बताते हैं, ठीक है ना। संविधान का परिचय पत्र किसे बताते हैं, तो प्रस्तावना को बताते हैं, ये बात आपको नोट करनी है। और नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। हम भारत के लोग, भारत को, यानी कि भारत को क्या क्या देना चाहते हैं, भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, भारत को संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, बनाना चाहते हैं, ऐसी बातें उसमें लिखी गई हैं, ठीक है दोस्तों। और अभी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या देंगे हम उनको, न्याय, ठीक है। दूसरी बात, और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, ठीक है, किस किस की, विचार विश्वास धर्म उपासना और अभिव्यक्ति की क्या देंगे उसे, स्वतंत्रता। और तो प्रतिष्ठा अवसर की समानता देंगे, ठीक है ना, किसकी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। तो ये थी इसमें कुछ बातें, और जैसा कि आप देख रहे हैं यानी SSDR बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ये कभी कभी क्रम से पूछा जाता है, तो सबसे पहले क्या है, संप्रभु, उसके बाद समाजवादी पंथनिरपेक्ष, फिर यानी कि फिर क्या है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। और न्याय की बात की जाए तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात होगी। और स्वतंत्रता की बात की जाए तो विचार विश्वास और धर्म, ठीक है। उपासना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। और इसके बाद में समानता की बात किया तो इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है, ठीक है। तो ये बात थी कुछ हैं।
इसके बाद देखते हैं और नेक्स्ट ये क्या है इसमें देखते हैं। ये कुछ काम की बात नहीं है, और जो मेन चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखना है। समाजवादी जो शब्द है, समाजवादी शब्द को प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 1976 में है। सेकुलर जो शब्द है, पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था उसमें। क्या क्या जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष और जो समाजवादी। ठीक है, और जो 42वें संविधान संशोधन है इसमें जो प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे और राष्ट्र जोड़े गए थे तथा राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रतिस्थापित करने के लिए। ठीक है ना, तो ये बातें थी कुछ। और इसके बाद देखते हैं, ये भी कुछ काम की नहीं है। चलिए हैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, मैंने आपको बता दी लगभग। और इसके बाद जो देखेंगे कल हमने आपको बताया क्या क्या वो जोड़ा गया संविधान में। तो 42 जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या क्या जोड़ा गया, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। ध्यान रखना फिर से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द हैं 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। इसके बाद में जो 1995 में LIC बनाम भारत सरकार के बीच में एक वाद होता है, जिसे प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग बताया गया है इसमें। ठीक है, और कल हम शुरू करने जा रहे हैं। कल इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो हम देखेंगे, भाग फर्स्ट को देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपका दोस्त लाता रहूँगा ऐसी वीडियो। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।